वेलकम टू नेशन इन्फो हब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हम जो हर हफ्ते आपके लिए वीडियो लेके आते हैं इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, वो आप हर हफ्ते देखते हैं और इससे आपके इल्म में, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। तो चलिए इसी सिलसिले को शुरू करते हैं और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 45। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 जो है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसमें स्टेट को अलग अलग पॉलिसीज लाने के बारे में बोला गया, निर्देश दिया गया और उसी के तहत एक है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में बोला गया कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा उसके 10 साल के भीतर ही, उसके 10 साल के अंदर सरकार जो है कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आएगी जिससे कंपलसरी एजुकेशन दिया जा सके 6 से 14 साल के बच्चों को। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? तो इसका साफ साफ जवाब है कि नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के 10 साल के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सका जिससे कि बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल सके। और उसका सबसे लेटेस्ट जो है वो था 2009 में, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट पूरे इंडिया में लागू किया गया। आप सोचिए कि 1950 से लेकर 2009 तक का कितना लंबा अरसा है। तो इसी बीच में अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट हुए जो कि राइट टू एजुकेशन को बनाता है। तो उसमें सबसे पहला आ गया आर्टिकल 45 अपने आप में, जो कि बात करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर दी किड्स हु आर ऑफ द एज 6 से 14 साल। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी और फ्री एजुकेशन की बात करी आर्टिकल 45 में सबसे पहले। उसके बाद आया डॉक्टर कोठारी का सुपर रिपोर्ट। 1968 में नेशनल कमीशन फॉर एजुकेशन बनाया गया और उसके तहत डॉक्टर कोठारी को सुपरविजन दिया गया। डॉक्टर कोठारी ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी और उस रिपोर्ट में कुछ सजेशंस दिया, जैसे कि था कि लड़के लड़कियों के लिए एक जैसा सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस में मैथ्स और साइंस जो है वो कंपलसरी होना चाहिए, साथ ही साथ एक कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए। तो ये था 1968 के डॉक्टर कोठारी का रिपोर्ट और उसके सजेशन। उसके बाद जो अगला डेवलपमेंट हुआ वो आया 1976 में और ये जो है एक बड़ा बदलाव लेकर आया, क्योंकि पहले जो एजुकेशन था वो सिर्फ स्टेट केस में था, मतलब स्टेट की जिम्मेदारी थी उसके ऊपर करने का। लेकिन 1976 में जो अमेंडमेंट किया गया उसके बाद एजुकेशन जो है, जो शिक्षा है, उसके ऊपर नीति बनाने की जो बात है, लॉज बनाने की जो बात है, उसको कंकरेंट लिस्ट में ला दिया गया। मतलब कि उसके ऊपर अब स्टेट भी बना सकती थी लॉज और सेंटर भी, और सेंटर का लॉज जो अगर आया तो उसको ज्यादा अहमियत दी जाएगी। उसके बाद आता है 1986 में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन लाया गया, एनपीई, और एनपीई ने भी कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में बात किया और उसको एंडोर्स किया। लेकिन कॉमन स्कूल सिस्टम जो है वो कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट दौर आता है 1993 का। 1993 में एक केस आया जिसके जरिए से कोर्ट ने बोला कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है बच्चों का, और वो आर्टिकल 21 के तहत आता है, राइट टू लाइफ के तहत, क्योंकि राइट टू लाइफ से ही राइट टू एजुकेशन भी आया। उसके बाद जो एक लैंडमार्क अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में वो था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसके जरिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया, एक नया आर्टिकल लाया गया जो है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A जो है वो राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है और इसमें साफ साफ स्टेट करके बोला गया कि स्टेट की जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक बच्चा जो कि 6 से 14 साल का है उसको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये जिम्मेदारी दी गई स्टेट को। इसी से एक ये हुआ कि आर्टिकल 45 जो रीड किया जाने लगा वो आर्टिकल 21A के साथ रीड किया जाने लगा, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो 86 अमेंडमेंट है वो अपने आप में एक लैंडमार्क अमेंडमेंट बोला जाता है। राइट टू एजुकेशन जो है वो 2009 में लागू हुआ पूरे देश में, और इसके तहत अलग अलग तरीके के अभियान चलाए गए, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील। अब मिड डे मील का क्या मकसद था? मिड डे मील का ये मकसद था कि जो बच्चे घर पे रहते हैं और उनके पेरेंट्स जो है, उनके माँ बाप भेजते नहीं है, तो वो कम से कम इस बात से कि स्कूल में एक तो फ्री एजुकेशन मिल रहा है, उनको यूनिफॉर्म मिल रहा है, बुक्स मिल रहा है, साथ ही साथ उनको एक टाइम का खाना भी मिल रहा है, तो इस लालच से, इस लुभावने की वजह से वो अपने बच्चों को भेजेंगे। ऐसा हुआ भी कि बहुत तेजी में लोगों ने अपने बच्चों को भेजना शुरू किया सरकारी स्कूलों में, लेकिन एक शॉर्टकमिंग जो आ गई वो ये था कि सरकारी स्कूलों का एजुकेशन का जो लेवल था वो इतना अच्छा नहीं था, और फिर धीरे धीरे उसमें भी कमी होने लगी। राइट टू एजुकेशन जो है अपने आप में एक बहुत ही अच्छा
अमेंडमेंट लाया गया और पास किया गया ताकि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन दिया जा सके, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी कमी रह गई। ये था आर्टिकल 45 जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई विद इन 10 years ऑफ द इंसेप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक लंबे अरसे बाद 2009 में राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट हुआ पूरे देश में। अब बिना केस लॉ के हमारा कोई भी वीडियो पूरा नहीं होता है, तो चलिए आर्टिकल 45 से रिलेटेड जो सबसे पहला केस है वो है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि राइट टू एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है और इसी के तहत हर बच्चे को जो 6 से 14 साल के हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। दूसरा केस जो है वो है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हर एक बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे और अगर किसी को भेदभाव किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस और उनके इकोनॉमिक स्थिति की वजह से, तो ये उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। इसलिए स्टेट को ध्यान देना चाहिए कि हर एक तबके के बच्चे उसमें जाके पढ़ सके, भले वो मार्जिनाइज कम्युनिटी से हो या डिसएडवांटेजेस ग्रुप से हो, कहीं से भी वो बिलोंग करते हो, स्टेट की जिम्मेदारी दी गई कि उन सब तक ये एजुकेशन पहुंचाई जाए। दो जरूरी केसेस हैं जो कि आर्टिकल 45 से रिलेटेड है। आर्टिकल 45 में जैसे बोला गया कि राइट टू कंपलसरी फ्री एजुकेशन की बात की गई और उसी के तहत ये अमेंडमेंट लाया गया और आर्टिकल 21A लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में और उसके जरिए 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई। साथ ही साथ सोचने वाली बात यह है कि क्या हो कि कोई बच्चा 14 साल से बड़ी उम्र का हो तो उसके लिए क्या चीजें हैं। फिर सवाल आता है कि क्या हो किसी के पास पढ़ने का दिल हो 8th के बाद लेकिन उसके पास पैसे नहीं हो, उसके पास मनी नहीं हो, तो वो क्या करेगा। इसके बाद ये भी हो सकता है कि कोई भी बच्चा हो जिसको किसी वजह से नहीं भेजा जा रहा है तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है। ये कुछ बड़े बड़े सवाल है जिसके जवाब नहीं मिल पाए, लेकिन आर्टिकल 21A के जरिए से जो 6 से 14 साल के बच्चों के एजुकेशन की बात की गई, ये एक बड़ा स्टेप रहा क्योंकि इसी की वजह से हमारे जीडीपी का पहले जो था वो लगभग 5% जो है वो लगाया जाता था एजुकेशन पे। अभी के पिछले साल का जो बजट आया था उसमें लगभग 3% जो है वो एजुकेशन के लिए अलॉट किया गया था। एजुकेशन की फील्ड में बहुत सारे काम करना बाकी है क्योंकि जितना अच्छा एजुकेशन होगा उतनी ज्यादा हमारे जो बच्चे हैं वो बढ़ेंगे और वो देश की तरक्की में उतना ज्यादा योगदान देंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये जो स्लोगन है वो इसी वजह से काम करेगा जब पढ़ाई दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल 45 समझ में आ गया और आर्टिकल 45 का क्या रिलेशन है आर्टिकल 21A के साथ, इसमें हमने इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, साथ ही साथ आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और पहुंचाएंगे। और आपके पास हमारे लिए कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट में भी लिखकर आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो।